हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहार का जो स्टैटिक सेगमेंट है, और जिस बुक को हमने प्रेफर करा हुआ है वो है एडोटेरिया। इस वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करेंगे? इस वीडियो में हम जो बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। बिहार का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बात करेंगे। बिहार की जो इकोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे। टूरिज़्म ऑफ बिहार के बारे में बात करेंगे। डेमोग्राफी, जो पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बिहार से रिलेटेड, चाहे वो बीपीएससी में आए हों, चाहे सीडीपीओ में आए हों, या अनदर एग्ज़ाम में आए हों जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुए हैं। ठीक है। और इसमें बेसिकली इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, बट उसके साथ में हमने बहुत सारे मैप आपके लिए तैयार किए हुए हैं। डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। अगर अभी आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 20 सितंबर का है, 10 दिन आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आपके पास टाइम है। मुझे लगता है कि ये वन शॉर्ट वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। ये जो मैंने बिहार के नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये सारी टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे। ये इतने सारे मैप मैंने पहले से बना रखे हैं जो कि शायद आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी इनको ऐड करने की, मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको प्रेफर नहीं करते, अगर आपकी बिहार पे कमांड नहीं होती, तो शायद आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए, और बीच बीच में हम सारे ट्रिक्स एंड टिप्स पे, हर चीज़ पे बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सामान्य परिचय होगा। ठीक है, बिहार के बारे में जो सामान्य परिचय है उस पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्या है कि इसका जो बिहार का जो नॉर्मल है परिचय है कि इसका जो नॉमिनेशन है, मीन्स नामकरण जो है, 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। अगर आप बुद्धिज़्म से रिलेटेड थोड़े भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं तो उसमें क्या होता है कि चैत्य होता है, बिहार होता है। जो चैत्य होता है उस प्लेस को वो वर्शिप प्लेस होता है बुद्धिज़्म का, और जो विहार होता है वहाँ पे जो वर्शिप करने वाले, मीन्स पूजा करने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं, मतलब रुकते हैं। ठीक है, तो इसमें बौद्ध जो अनुयायी हैं कि प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, इस वजह से इसका नाम हुआ है। अब इसकी हम जियोग्राफी देख लेते हैं, मीन्स इसका जियोग्राफिकल जो एक्सटेंशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे इसका देशांतर देखेंगे, आपको देखो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको हर चीज़ें नहीं याद करनी है, आपको बस ये कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में कैसे आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद करना है, जो इसका देशांतर में एक्सटेंशन है वो क्या है कि सबसे पहले आपको 83 याद करना है। ठीक है, 83 से 88 तक है। ठीक है, आप ये याद कर लो, इसके बेसिस पे आपका हो जाएगा। अब इसके अगर डीप जाना है तो आप ये देख सकते हो कि 83, ठीक है, और 83 ये याद हो गया आपका, 88 ये हो गया, इसका ये सेकेंड 19 है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद करना। आप जब पूरा कंप्लीट तरीके से याद करोगे तो आप गारंटी है भूल जाओगे, क्योंकि आपके पास याद करने को लास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इसका जो देशांतर में विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 83 से 88 तक। फिर सेकंड पे क्या आ जाता है, 19 से 17। बस इतना याद करो, आपको सब नहीं याद करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे है और आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, अब जब हम इसके अक्षांश की बात करते हैं तो जो अक्षांश का विस्तार है वो 24 से लेकर 27 तक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, 24 से लेकर 27 तक इसका। ठीक है, और वो कितना था, 83 से लेकर 88 तक। ठीक है, तो ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद करना। अब उसके बाद इसमें आप 31 याद कर लो, और इसमें कितना यहाँ है, इसमें कितना एक्सटेंशन है, 20, मीन्स 20 से 31। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद करना। अगर ये कंप्लीट वीडियो होता जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं तो उसमें हम शायद और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इतना सफिशियंट है। ठीक है, और जो इसकी ये वेस्ट से ईस्ट तक है, 483 किलोमीटर। इसको याद कैसे करना है, तो 4 × 2 कर दोगे
तो 4 इंटू 2 कर दोगे 8 हो जाएगा, 483। ऐसा ये याद रखना एग्ज़ाम में, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसका जो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन है वो कितना है, 345 किलोमीटर। आपको ये नहीं याद रखना, ठीक है, 345 किलोमीटर, क्योंकि आपके पास बहुत डेटा होंगे लास्ट मोमेंट पे। सो आपको बस इतना देखना है कि 3, 4 एंड 5 एक सीक्वेंस में आ रहा है ना ये सीरीज़ में, तो जिस भी ऑप्शन में बेसिकली आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हम बात करते हैं 3, 4, 5, ठीक है। अब जो राज्य की आकृति है वो कैसी है, आयताकार है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसका देख लेते हैं, 24 से लेके 27 तक है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। और देशांतर कितना है, 83 से लेके 88 तक, 83 से लेके 88 तक इसका विस्तार है। अब हम बात कर लेते हैं 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनने का अनाउंस हुआ। कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 को, ये भी याद रखना। अब इसमें देखो आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे 12 दिसंबर है, दिसंबर, ठीक है, 1911, ये 11 ऐसे याद रखोगे ना, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। 12, 12, 11 ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि अनाउंस कब हुआ था, ठीक है। और जो 22 मार्च है, 22 मार्च 1912 में बिहार, इसमें उड़ीसा गया था, इंक्लूड था, प्रांत गठन की अधिसूचना मीन्स अनाउंस किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो ये उड़ीसा सहित, इसमें जो इस टाइम अनाउंस हुआ था उसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है। तो 1912 1 अप्रैल को ये अनाउंस हुआ, गठन हुआ इसका। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए। कब अलग किया गया, 1 अप्रैल 1936। तो आपको 2 फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं जो कि शायद आपके लिए ईजी हो। पहला तो ये वाला फैक्ट्स याद रखना है, दूसरा ये वाला कि ठीक है बिहार से उड़ीसा कब सेपरेट हुआ, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, झारखंड एक नए स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें क्या हुआ कि जो 46% लैंड है वो झारखंड के साथ गया, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का स्टेट बना, 28, ये तो पूछेंगे नहीं फिलहाल, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बिहार का स्थापना दिवस 12 मार्च को, ठीक है। अगर ये भी नहीं याद हो रहा होगा तो मार्च को 3-3 होता, 2-2-3 ऐसे करके। 94,163 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.86, 2.8 याद रखो, इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। आपको सारे डेटा, आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि लास्ट मोमेंटम पे आपके पास इतने डेटा होंगे कि आपके लिए ही पॉसिबल नहीं होगा कि कौन से डेटा कहाँ के लिए थे। सो मिनिमम जितना याद करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सही करना है, आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि ठीक है हमारे पास इतने डेटा हैं, ठीक है। तो बिहार का 12th ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है कि 12th नंबर पे है इंडिया में, ठीक है। और जो इनकी टोटल पॉपुलेशन है 10, इसको ऐसे याद रखना, 10, 40, 99, 452। इसमें एक चीज़ याद रखना, 10, 40 आप याद कर लो, उसके बाद ये लास्ट का जो 2 है ना ये याद कर लो, बस इतना ही। वो बहुत ज़्यादा करेंगे, लास्ट वाला ये जो 2 होता है इसको मिसप्लेस करते हैं। ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी पॉपुलेशन चेंज हो गई है बट वो एग्ज़ाम में 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछेंगे। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6%, 8.60% है, ठीक है। ये पॉपुलेशन है, ये 2.86% क्या है, एरिया है, ठीक है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य क्या है, ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये किस नंबर पे आता है, बिहार 3rd नंबर पे आता है। लंबाई मैंने बात कर ली 345 करके, नॉर्थ एंड साउथ 345, ठीक है। और जो वाइडनेस है वो है 483, 4 इंटू 2 कर दोगे 483 करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समुद्र तल से हाइट कितनी है, 173 फीट है। ये बहुत कोई काम का डेटा नहीं है। एवरेज जो रेन है 112 सेंटीमीटर है। अभी आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है या इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर था उसमें कितना रेन हुआ था, ठीक है। जो प्रशासनिक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे प्रमंडल हुआ कितना हुआ, 9 है। ज़िला कितना हुआ, 38, लास्ट वाला कौन सा था, 38 अरवल। अभी 39 की बात चल रही है, ठीक है। तो 39 जिला की बात चल रही है। और जो अनुमंडल है वो 101 है। तो आपको बस इतने डेटा याद रखने हैं कि ये 9 प्रमंडल हैं, स्टेट कितने डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38, अनुमंडल कितने हैं, 101। बस इसको नाम से देख लेना। 534, 500 के आसपास है। प्रखंड सहांचल अगर पूछेंगे, पंचायत 8000 के आसपास है। आपको अप्रॉक्स याद करना, ठीक है। नगर निगम, हाँ ये याद कर लेना, 19 है और ये 88 हो गया और ये 154 हो गया, ठीक है। 19वां नगर निगम कौन बना था, सहरसा। अब हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर की। बिहार की जो विधायिका है, बिहार की विधायिका पुलिस जिला, ठीक है, 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त जो बगहा और नौगछिया
पुलिस ज़िला है, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 38 और पुलिस ज़िला कितना है 40, ठीक है। जो बिहार का विधानमंडल है वो बाईकैमरल है, मतलब दो सदनीय है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 243, कितनी है 243, ठीक है, ये याद रखना है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 75, लोकसभा की सीटें कितनी हैं 40, ठीक है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 16। ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में इस दिलाते हैं, ठीक है। विधानसभा में कुल रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है 40, ठीक है, क्योंकि जो एससी के लिए है इसमें से 38 एससी के लिए और 2 सीट किसके लिए है एसटी के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो विधानसभा में कुल रिजर्व सीट कितनी है 40 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 40, ये दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो एसटी सीट वो ये भी पूछ सकते हैं कि एसटी सीट कौन सी है, तो कटोरिया है और मनिहारी है। कौन सी है कटोरिया एंड मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 6 है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, ठीक है। अब ये इतना डिटेल आपको नहीं ज़रूरत है याद करने का, ठीक है। और इसके बाद जो बिहार स्टेट है उसकी बाउंड्री किस किस से लगती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक बार इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है। अब हम देखेंगे कि बिहार की जो बाउंड्री है वो किस किस स्टेट से और कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करती है। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है कि जो नेपाल की बाउंड्री है ये 7 डिस्ट्रिक्ट से, ये 8 डिस्ट्रिक्ट से और ये 8, ये झारखंड है, ये यूपी है, ये नेपाल है, यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट से। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो याद रखना ही है मिनिमम, ठीक है। 7 यहाँ से नेपाल से, 8 यहाँ से यूपी से और 8 झारखंड से, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेपाल से कौन सी बाउंड्री टच करती है, ठीक है, किस किस की। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम हर एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं और जिस तरीके से हम डायग्राम का यूज़ करेंगे आपके ब्रेन में वो फिट होना ही होना है, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले आप ये याद रखना, ये सिवान वेस्ट चंपारण है और ये किशनगंज है, ठीक है। तो ये सारी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल से। तो इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट चंपारण है, ठीक है, ईस्ट चंपारण है, ठीक है, ये शेवहर, ये वाला नहीं लगता, ये बात याद रखना, ठीक है, शेवहर करके नाम है ना। तो ये जो सीतामढ़ी है, ठीक है, सीतामढ़ी के बाद कौन सा है मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। अब देखो कितने स्टेट हो गए, एक किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी हो गया, वेस्ट चंपारण, मीन्स 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ में, नेपाल के साथ में। अब हम आ जाते हैं यूपी वाले पे। यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, वो हैं 8। तो 8 में कौन कौन से हैं, ठीक है, आप ये देख लो। यूपी का यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यूपी से जो शेयर करने वाले हैं वो हैं सासाराम, इससे रोहतास बोलते हैं, ठीक है, ये बाउंड्री यहाँ पे यूपी से शेयर होती है। कैमूर हो गया, ठीक है, बक्सर हो गया, ठीक है, और उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया ये भोजपुर हो गया, ठीक है, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया एंड वेस्ट चंपारण हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 ज़िले यूपी से टच करते हैं, ठीक है, 8 ये साउथ में टच करते हैं। एक बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि जो कैमूर है वो झारखंड से शेयर नहीं करती बाउंड्री, ठीक है। तो सासाराम हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, और ये कौन सा है जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर और कटिहार। ये आपको फील नहीं आएगा, आप ऐसे इमेजिन करोगे तो शायद आप गलत कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट सदन में शेयर करते हैं, ठीक है। ये जो भागलपुर और कटिहार है ये झारखंड से शेयर करता है, ये याद रखना है आपको। कुछ जगह इंपॉर्टेंट है याद रखना, जैसे जो यूपी से टच करते हैं और जो झारखंड से, इनमें थोड़ा सा मिसमैच होता है, वहाँ पे वो आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से आप क्या कर सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ये कैमूर वाला याद रखना, ठीक है, कैमूर झारखंड से नहीं लगता है, रोहतास यूपी से लगता है, ठीक है, और ये कटिहार और भागलपुर जो है ये झारखंड से लगता है, ठीक है। अब जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से ऑब्वियस ये बात है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। अच्छा आप ये बताइएगा, एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने ये तो देख ही लिया, तो अब ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके स्टेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, ये तो आपको पता ही होगा। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है,
द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो सकता है, हमें लगे कि ठीक है मैथिली या भोजपुरी मार कर दें, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 में ये चेंज हुआ था, इसके पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया, 2013 से पूर्व क्या था? फॉक था। ये कौन सा एनिमल, ये कौन सा बर्ड है? ये तो मैंने आज तक नहीं, मुझे नहीं पता। राजकीय मछली क्या है? मांगुर, ठीक है। अब बिहार का राजकीय गीत देखो, ये जो फैक्ट है ना अभी जो मैंने बताया जस्ट एक दो मिनट में, ये आपके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको आपको एक बार देखना है, बस आगे निकल जाना है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो पूछे भी जाएंगे तो एक बार अगर आपने देख लिया है तो विश्वास मानिए कि आप वहाँ सही करने की कंडीशन में होंगे, ठीक है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार बस देख लेना। गीतकार कौन है? सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। इसे मान्यता कब दी गई? 2012 में। बिहार राज्य का प्रथम गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो प्रमंडल है। प्रमंडल कितना है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तो मैंने बताया था भाई, थोड़ा सा तो याद रखा करो ना, इतना तो होना ही चाहिए याद, ठीक है। आराम से नहा वहा के बैठो, ठीक है, जिससे मेमोराइज़ अच्छा सा कर पाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि ये आप पहले कितनी भी मेहनत किया है, ये लास्ट के 10 डेज़ अगर आपने अच्छे इफ़िशिएंट तरीके से आपने परफॉर्म करा और आपने मेहनत करी तो आप सेलेक्ट हो रहे हो, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो जो सारण है, ठीक है, इसमें ज़िलों की संख्या 3 है। इसको हम बेसिकली मैप से ही देख लेते हैं ना, क्योंकि वैसे देखोगे तो वैसे भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहो और तो सारा काम मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। तो ये जो तिरहुत वाला रीजन है देखो, ये इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मतलब एक चीज़ याद रखना है ना, पहली बात तो इसकी लोकेशन याद रखना कि तिरहुत क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है लगभग थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद जो सारण है, सारण में कौन सा है? गोपालगंज, सिवान है, सारण, इसमें 3 है। तो आप बेसिकली वहाँ पे एलिमिनेट करने की कंडीशन में रहोगे, आपको रटना नहीं है, बस आपको देखना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद ही ये दरभंगा वाला जो रीजन है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर इसमें आता है। कोशी वाला रीजन है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ठीक है। कौन सा? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, क्योंकि कोशी रिवर यहीं से आती है, ठीक है। पूर्णिया वाला रीजन कौन सा है? जो पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। भागलपुर में केवल 2 है, भागलपुर और बांका, ये याद रखना, मिनिमम वाले, ठीक है, और मैक्सिमम वाले, ठीक है। और इसके बाद ये कौन सा प्रमंडल है? ये है मुंगेर प्रमंडल, ठीक है, जिसमें जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, ठीक है। उसके बाद ये वाला गया होगा मे बी, जहाँ तक मैं, मगध है, सॉरी, मगध प्रमंडल है, ठीक है। मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। उसके बाद ये पटना है, ठीक है। 9 प्रमंडल हो गए। पटना देखो आप यहाँ है ना, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, सो ये याद रखना आप कि ये भागलपुर देखो, इसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कोशी वाला जो है इसमें भी 3 ही है। जो सारण है ये भी इसमें 3 ही है। दरभंगा, वो आपसे ऐसे तिरहुत जैसा कुछ रीजन पूछ लेते हैं, ठीक है, कोशी और पूर्णिया जैसा ऐसा। तो बस आप रफली इसको देखो, आगे निकल जाओ, विश्वास मानो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर लोगे, अगर आप अभी कंसंट्रेट होके मुझे सुन रहे हो और थोड़ा सा फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो हम हिस्ट्री पे आने से पहले हम जियोग्राफी पे बात करेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, अगर आपकी जियोग्राफी क्लियर है तो आपकी बहुत सारी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है बिहार की, ये है बिहार का जियोग्राफी, ठीक है। ये भौगोलिक रूप से क्या है, एक मैदानी रीजन है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्यन जो पर्वत है और धारवाड़ जो स्ट्रक्चर है, जो रॉक्स हैं, ठीक है, वहाँ तक ये क्या है, एक्सटेंडेड है। बिहार पूर्वी भारत में लोकेटेड है, ठीक है। 3 भागों में इसको स्टडी के पर्पज़ से हम डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया माउंटेन रीजन या तराई रीजन, इसमें सोमेश्वर है, रामनगर दून है और दून घाटी है। मैदान है उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, पठार है, धारवाड़ चट्टान है, विंध्यान है, ठीक है। अब बिहार का जो फिजिकल डिवीज़न है, ठीक है, एक तो आप अब मोटा मोटा अगर आपने अभी तक मैपिंग नहीं किया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट आप वीडियो में बने रहेंगे तो लास्ट तक देखना कि आपका मैपिंग सेगमेंट्स भी क्लियर हो जाएगा जो बिहार का है। तो इसमें देखो आप यहाँ पे ये चंपारण वाला रीजन है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो आप ये देखो सोमेश्वर जो श्रेणी है, ठीक है,
सोमेश्वर सीरीज, दून घाटी और रामनगर दून, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। ये गंडक नदी फ्लो हो रही है, ये कहाँ हो रही है, नॉर्थ बिहार में, क्योंकि ये गंगा रिवर जा रही है ना, गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके नॉर्थ में जो नॉर्थ बिहार है बेसिकली, साउथ में जो है वो सदर्न बिहार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपकी गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, कोसी नदी फ्लो कर रही है, महानंदा, ये 3 मेजर रिवर फ्लो कर रहे हैं जिनके बेस पे इनका डिवीज़न किया गया है। तो यहाँ पे घाघरा रिवर है, ठीक है, जो यूपी और बिहार के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो घाघरा और गंडक के बीच में जो रीजन होगा वो दोआब होगा, 2 नदियों के बीच का जो रीजन होता है वो दोआब होता है, ठीक है। तो ये घाघरा और गंडक के बीच में हो रहा, तो घाघरा और गंडक के बीच में यहाँ पे लगभग कौन सा रीजन आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, आप थोड़ा सा सोचो, अपने ब्रेन पे प्रेशर डालो। ये जो सारण वाला रीजन है ना, ये वाला आ जाएगा। अब गंडक कोसी, ये गंडक है कोसी या गंडक कोसी दोआब, ये वाला रीजन हो गया। कोसी महानंदा का ये रीजन हो गया। अब जब हम साउथ बिहार की बात करते हैं, तो साउथ बिहार में क्या है कि ये सोन नदी है, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ से अब इन चीज़ों को मेमोराइज करते जाना, ठीक है। अगर आपने पहले से किया है तो आपके रिवीजन के लिहाज से मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये दक्षिण का जो सदन का पठारी रीजन है, ये मगध का मैदान हो गया, जिसमें गया आ गया, नालंदा आ गया, ये सारे रीजन आ गए ना। और ये अंग का मैदान है, जिसमें भागलपुर के आसपास और बांका वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। अब चलो हम एक बार देख लेते हैं। तो जो माउंटेन और तराई रीजन है, ठीक है, इसमें क्या है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, ठीक है। ये किसका माउंटेन का है, जो शिवालिक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो हिमालय रीजन है वो ट्रांस हिमालय है, लघु हिमालय है, ग्रेट हिमालय है और शिवालिक है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो शिवालिक सदन में है हिमालय का, उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है, कोई मतलब नहीं है, इसको याद ही नहीं करना है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये पूछ सकता है लोकेशन, ठीक है। इनका 3 डिवीज़न हुआ है। नंबर 1 सोमेश्वर सीरीज त्रिवेणी संगम पर, यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। कहाँ पे, त्रिवेणी संगम पर, किसके बीच में, नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी जो ऊंचाई है 874 मीटर है, मीन्स 1 किलोमीटर से कम है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, सोमेश्वर श्रेणी। तो यहाँ पे आपके पास 2 फैक्ट हो गए। एक तो ये नेपाल और बिहार के बीच में क्या करती है, बाउंड्री डिसाइड करता है, ठीक है। और ये सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, बिहार की। रामनगर दून क्या है, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। कौन सी नदी घाटी में, हरहा नदी घाटी में। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कोई मतलब नहीं है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर सीरीज एवं रामनगर दून के बीच में है, ठीक है। जैसे ये सोमेश्वर सीरीज हो गई, ये रामनगर दून हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा, दून घाटी है ये, ठीक है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। मतलब ये जो घाटी है दून घाटी, इसको कौन सी नदी घाटी कहा जाता है, हरहा नदी घाटी, ठीक है। तो अब मैं एक बार यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला रीजन कहाँ गया, ये सोमेश्वर है, ठीक है। ये रामनगर दून हो गया, तो ये दून घाटी हो गया, जिससे कौन सी, हरहा नदी घाटी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं मैदानी रीजन पे। तो बिहार का जो टोटल एरिया है उसका 96% क्या है, प्लेन एरिया, जिसे मैदान बोलते हैं। और इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, गंगा की वजह से होता है, और जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, जो सहायक नदी हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट करती हैं, जो अपने साथ बहा के ले आती हैं, ठीक है। गंगा नदी की लोकेशन के आधार पर इसका 2 सब डिवीज़न किया जा सकता है। उत्तरी गंगा का मैदान, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, ये मैंने बताया था ना। और जो दक्षिण गंगा का मैदान, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक सेकेंड, इसको यहाँ देख लेते हैं। ये नॉर्थ वाला जो है कि गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर से साउथ की, मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। उत्तर पूर्व से, ठीक है, ये हो गया, से क्या है, साउथ ईस्ट तक है ना, दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। देखो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी से देख लो। एक बार वैसे बता तो दिया मैंने, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि यही रिवीजन है जो आपके काम आएगा। सबसे पहले तो इसका डिवीज़न गंगा रिवर के बीच पे हुआ, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ठीक है। ये माउंटेन वाला रीजन हो गया, ठीक है। सोमेश्वर रीजन, रामनगर रीजन, रामनगर दून हो गया, दून घाटी, इसको हरहा घाटी बोलते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण में लोकेटेड है। सोमेश्वर क्या है, सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। अभी तो माउंटेन का हो गया। अब ये मैदान की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ प्लेन है, जो नॉर्थ बिहार है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। घाघरा एवं गंडक के बीच में, घाघरा एवं कोसी, 2 आपके बीच में, महानदी के बीच में। कि ये क्या कह रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से है, नेपाल से लेके यहाँ तक है जहाँ पे गंगा फ्लो कर रही है, नॉर्थ बिहार प्लेन का। इसका 3 डिवीज़न है, ये मैंने बोल दिया। इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ से साउथ है और उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूरब की ओर ऐसे फ्लो है, ठीक है। ये जो सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये जो अपना सैंड डिपॉजिट करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सॉइल यहाँ पे बनती है वो एल्यूवियल बनती हैं, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं सदन वाले पे। सदन जो बिहार का मैदान है, इसमें क्या होता है कि गंगा नदी से जो साउथ मीन्स दक्षिण एवं दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का जो सदन गंगा का मैदान है वो लोकेटेड है, ठीक है। ये जो इसमें रिवर का डिपॉजिट है उसकी वजह से तो बना ही है। गंगा सोन दोआब है, मगध का है, अंग का है। अब एक बार आप आंख बंद करो और इमेजिन करो कि मगध का मैदान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अंग का मैदान। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी आपको केवल ना वीडियोस देखने हैं, आपको अपने ब्रेन पे लोड डालना है। क्योंकि अगर अभी आपने लोड डाल दिया तो विश्वास मानिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में अनदर लोगों के कंपेयर में बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। सो देखो, ये अंक का मैदान है, एक बार से फिर से देख लो, एक बार आंख बंद करके इसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया, ये मगध हो गया, ये गंगा सोन दोआब हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ देखना है क्या, एक बार देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेटू रीजन जो पठार है बिहार का जो सदर्न बाउंड्री है वह पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जो झारखंड से सीमा साझा करता है। और जो दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, वो धारवाड़ है और विंध्यन है। बेसिकली आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये रॉक के टाइप हैं। अगर आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बट ये समझो कि सबसे जो पुरानी रॉक है वो आर्कियन होती है, ठीक है। आर्कियन जो होती है उसी में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, उसकी वजह से और सारी रॉक्स बनती जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अगर हम मेन वीडियो में बात कर रहे होते तो शायद हम डिटेल में बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम ये मैराथन सेशन कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट है कि हम पूरा बिहार कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो उस लिहाज से हमें बड़े शॉर्ट में चलना है। और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आप जिसमें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो वो सारे एफर्ट में डाल रहा हूँ। बस आपको इतना सा करना है कि आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है, और एक बार रिवाइज करके फिर से देखना है, ठीक है। तो जो विंध्यन चट्टानें हैं वो केवल 2 जगह पाई जाती हैं, कहाँ पे, कैमूर और रोहतास। कौन सी चट्टानें, विंध्यन, क्योंकि विंध्यन रेंज का क्या होता है, एक्सटेंशन यहाँ होता है, जिससे कैमूर रेंज बोलते हैं ना। तो कैमूर रेंज जब इसे बोलते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पे, कैमूर और सासाराम में। लेकिन जो धारवाड़ है वो इसके सदर्न पार्ट में पाई जाती है। देखो, आपको एलिमिनेट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पाया जाता है वो है मुंगेर वाला रीजन हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, नवादा हो गया और गया, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, धारवाड़ टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और कुछ देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र चौर या मन कहलाता है। तो वो ये पूछ सकते हैं चौर या मन क्या है, तो ये वाटर सब्सिड एरिया होता है, मतलब मीन्स जो लैंड क्या होता है, पानी में क्या होता है, जलमग्न होता है, ठीक है, उस एरिया को चौर या मन बोलते हैं। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश क्या कहते हैं। मीन्स गंगा का जो मैदानी एरिया है वहाँ पे जो फ्लड आता है उसकी वजह से जो लैंडस्केप बनता है उसे क्या बोलते हैं, दियारा प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर मैंने बोला था, ये क्या है, जलमग्न क्या है, निम्न लो लैंड, ठीक है, जो वाटर से क्या है, जलमग्न है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर गोखुर झीलों का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। जो ये सदर्न वाला है ना, दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर
गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टॉल कहा जाता है। और जो उत्तरी गंगा का मैदान क्या है, वो तो फ्लड की वजह से सबको भी पता है कि कितना बुरा हाल होता है फ्लड की वजह से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये धारवाड़ जो है ये प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर और बिहार में सबसे प्राचीन स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है। तो देखो आप ये धारवाड़ पहले आ रहा है ना, चूँकि धारवाड़ और विंध्यन ही दो टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक स्ट्रक्चर। सो सबसे पुराना कौन सा हो गया, धारवाड़, ठीक है। और ये क्या होगा कि ये जो सबसे पुराना आर्कियन है ये बिहार में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जो आर्कियन स्ट्रक्चर है उसमें जब ब्रेकडाउन होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, धारवाड़। ये बात आपको याद रखनी है, जिससे आप क्वेश्चन मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे बिहार में प्राचीन कौन सा हो गया, धारवाड़ स्ट्रक्चर हो गया। ये कब बना था, प्री कैम्ब्रियन एरा में। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये जो सारे हैं ये प्री कैम्ब्रियन फेज में बनते हैं, ठीक है, जो इनका टाइम पीरियड है। कैमूर रोहताश में, ठीक है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र, ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एक बार यहाँ पे देख लो कि ये जो धारवाड़ स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक। लेकिन ये जो ये वाला रीजन है कैमूर और सासाराम, ठीक है, या रोहताश वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है विंध्यन स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली जो रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली वो पाए जाते हैं। लाइम स्टोन टाइप के ऐसे मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, बट मेटालिक मिनरल्स वहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टर्सरी एंड क्वाटरनरी की बात आ जाती है। तो टर्सनरी क्या होता है कि टर्सनरी के बाद क्वाटरनरी आता है। टर्सनरी फेज में ही हिमालय बना होता है, ठीक है। और जो क्वाटरनरी पीरियड है इसमें क्या होता है कि जो गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र वाला मैदान हो गया, आप इसको थोड़ा शार्प तरीके से सुनना या समझना। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, आगे हम इसकी डिटेल वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो टर्सरी क्या होता है, ये प्लेस्टोसीन पीरियड है, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर माउंटेन जो है और सबसे नवीन पर्वत क्षेत्र है, ठीक है। मैंने बोला था सोमेश्वर चूँकि क्या है, हिमालय का पार्ट है ना, तो इसलिए मैंने बोला था हिमालय टर्सरी पीरियड में बना था। क्वाटरनरी, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, गंगा का मैदान, मैंने ये भी बोला था कि क्वाटरनरी पीरियड में क्या बना था, मैदान वाला एरिया बना था। तो बिहार का जो अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए उपयुक्त है। चलो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो आप देखो मैंने आपसे ये बोला था कि जो धारवाड़ स्ट्रक्चर है वो इधर वाले रीजन में ना, ठीक है, धारवाड़ वाला यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, विंध्यन, ठीक है। अब जो टर्सनरी है वो यहाँ पे पाया जाता है, और क्वाटरनरी ये जो सारा मैदान वाला रीजन है यहाँ पे, ये टाइम पीरियड पूछते हैं, ठीक है। सो आपके लिहाज, एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो अब इतना जितना मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो बिहार का क्लाइमेट है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बिहार का क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बहुत सिंपल सा है, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल से डिस्टेंस ये जो है ये प्रभावित करता है। उत्तरी में हिमालय पर्वत, ये माउंटेन नहीं होता तो शायद बारिश नहीं होती। जो हाइट है, उच्चावच इसे बोलते हैं, मानसून का प्रभाव, ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। अब बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिण भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलविदों ने बिहार का जो क्लाइमेट है उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो ये इन लोगों के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया था। इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ये मैंने ये गंगा है, ठीक है, गंगा रिवर है। इसके नॉर्थ में ये कोपेन का है, ट्रिवार्था का है, थॉर्नवेट का है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना वो कोपेन का तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न बिहार है उसमें CWG से इसको क्या किया गया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है या दिखाया गया है। AW से क्या किया गया है, साउथ बिहार को। कोपेन का CWG नॉर्थ में है। देखो यहाँ पे C कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पे जो अगर थॉर्नवेट का आएगा तो C कॉमन है, नहीं तो ये नॉर्थ बिहार की बात कर रहा है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये याद रखना। AW देखो कोपेन और थॉर्नवेट में ये जो AW का क्लासिफिकेशन है ये सेम है, ये सदर्न बिहार के लिए यूज़ होता है। और AW यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर C को हम नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, या कांस्टेंट मान लें तो AW अगर वो AW देखो यहाँ पे AW एक कॉमन है, इसको मिस मत करना। बस दो फैक्ट याद रख लो कि ठीक है, CAW यहाँ पे आता है, CAW यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कोपेन ने CWG AW, ठीक है, CWG AW हो गया, और ट्रिवार्था ने AW से क्लासीफाई किया हुआ है, और यहाँ पे CBW CAW,
ठीक है, ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, बस आप कोपेन का याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऋतु की बात की गई है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इसमें ठीक है, एक बार मैं तेज़ी से पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लू चलता है, जो लोकल विंड्स होती हैं। ठीक है, और सबसे जो गर्म प्लेस होता है उसका टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है ना। ठीक है, और ये मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से जो उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनकी वजह से क्या होता है, बिहार में रेन होता है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। ठीक है, अब जो वर्षा रेन है वो जून मध्य से अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादातर वर्षा इसी में होती है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। ठीक है, 15 जून के आसपास होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, और इसके बाद बिहार का जो एवरेज रेन है वो 112 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बट जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेन हुई है वो पश्चिमी चंपारण में हुई है, उसके बाद किशनगंज में हुई है। ठीक है, ये याद रखना कि अगर वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे वो मेंशन करेंगे, या वो ये पूछेंगे कि ठीक है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप इस पर जा सकते हो। और सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है? औरंगाबाद में। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे भी में सेम है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण फ्लड और दक्षिण भाग, मतलब ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये जो बिहार है, देखो ये जो बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे एक सेकंड रुकना। ठीक है, ओ ये तो वही डिलीट हो गया, जस्ट एक सेकंड। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो रीज़न है, पहली बात तो रेन ज़्यादा क्यों होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ठीक है, और साइक्लोन की वजह से भी यहाँ रेन होता है। बट ये वाला जो रीज़न है ये ड्राई हो जाता है, और मानसून रीजन में यहाँ पे नॉर्थ वाले में क्या होता है, फ्लड आ जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, हम इस मैप को अपने साथ लेके चलते हैं ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए थे? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। ठीक है, मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया है। ठीक है, और इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी से ना टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं उनकी वजह से भी कभी कभी हल्की वर्षा होती है, जो जब ये सीज़न होता है रवि का। अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताता हूँ कि ये अपना रीज़न है, ये बिहार वाला रीज़न है। यहाँ से ठंड के टाइम पे ये जियोग्राफी का भी है, तो ये टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे आता है भूमध्य, कहाँ से? मेडिटेरियन सी से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नॉर्थ वाले अपने हैं ना, जम्मू कश्मीर वाले रीज़न है, उत्तराखंड, ठीक है, तो वहाँ पे वर्षा करते हुए हल्का सा वर्षा यहाँ पे भी आ जाता है। और इस टाइम पे गेहूँ का सीजन रहता है ना, ठंडी में आप देखो गेहूँ का सीजन रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ठंड में भी यहाँ पे वर्षा हो जाती है। किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, ठीक है, बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में क्या है कि जो इसका टोटल एरिया है बिहार का, वो 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 जोन में डिवाइड है, और 3 जोन में जो ये नॉर्थ वाला है ये जोन 1 हो गया, ये जोन 2 हो गया, और जोन 3 का क्या है, ये सब डिवीज़न है ए एंड बी। तो मतलब एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न कितना हुआ है बिहार का? 3 हुआ है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, नॉर्थ बिहार में है। मतलब उन्हें हम बिहार का मैदान भी बोल सकते हैं। बेसिकली एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि किस जोन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो ये जो जोन नंबर 1 है इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक बार मोटा मोटा अगर आप इनको देख लोगे तो उससे भी आप क्वेश्चन सही करने की कंडीशन में रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि क्या है, पश्चिमी चंपारण, आप एक बाउंड्री के साथ आओ, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर। ठीक है, ये 13 हैं। सबसे ज़्यादा किस जोन में है? फर्स्ट में है। और सेकंड में कितने? सेकंड में
सेकंड वाले कहाँ गए, ये हैं सेकंड जोन ना। तो इसमें कितना है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान से सुन लेना है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, आप वहाँ पे कर लोगे, डोंट वरी, आप इस बात की फिक्र मत करो। और जो जोन थर्ड है उसमें ए में 6 है और जोन बी है इसमें 11 है, इस वाले रीजन में 11 है। तो आप बस इतना याद रख लो कि ये जोन थर्ड का क्या है, बी वाला सेगमेंट है। और ये वाला जो बांका, भागलपुर, जमुई वाला रीजन है, मुंगेर वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, लखीसराय वाला रीजन, ये जोन थर्ड का ए है। इतना आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये वाला रीज़न इनके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि जो जोन नंबर 1 है जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है ना, इस क्षेत्र में एवरेज 104 से 145 सेंटीमीटर होती है। और जो खादर मिट्टी है ये एक बेसिकली एलुवियल स्टाइल का डिवीज़न है, बांगर खादर इस टाइप का, ठीक है, तराई वाला, तो अभी आगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का, यहाँ पे आप देखना अभी आगे चलोगे तो यहाँ पे गन्ना वन्ना का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले रीजन में ये इसके फीचर्स हैं। जो सेकंड नंबर है उत्तर पूर्व का, एवरेज रेन क्या है, 120 से 140 सेंटीमीटर, जूट, धान, चाय, मक्का। ठीक है, और जोन थर्ड है यहाँ पे 95 से 115 सेंटीमीटर। मीन्स अन्य दो की कंपेयर में क्या है कि सदर्न वाले रीजन में रेन कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ जो क्रॉप है वो ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, या तो इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप होगा। तो यहाँ पे गेहूँ, दाल, अरहर, चना, क्योंकि देखना अब ना दलहन में अभी पटना का नाम आएगा कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये जो रोहतास है, रोहतास और कैमूर है, और जो रोहतास और ये वाला रीजन कौन सा है, औरंगाबाद। तो ये सब प्रोडक्शन में जैसे गेहूँ का हो गया, चावल का हो गया, और मक्का जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज का तो बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्शन यहाँ पे हाईएस्ट होते हैं। अभी आगे हम सारा देखेंगे, डोंट वरी। ये तो बस मैं आपको बेस बनाने के लिए कि ठीक है आप अभी से सुनते रहोगे तो लास्ट तक वो चीज़ें आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि जो बिहार का अपोहा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें नदी और उनकी जो ट्रिब्यूटरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हिमालय रिवर की बात करें और पठारी रिवर की बात करें तो जो हिमालय से निकलने वाली रिवर होंगी वो ऑलवेज़ क्या होंगे, उनमें साल भर वर्षा होता है। लेकिन जो रेन वाली होती हैं, क्योंकि रेन हमारे यहाँ क्या होता है 3 से 4 महीने होता है, तो 3 से 4 महीने उसमें फ़्लो होता है, मतलब मैक्सिमम फ़्लो होता है, और नॉर्मल तो होता ही रहता है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फ़्लो करती हैं हिमालय वाली रिवर, दक्षिण से उत्तर की ओर ये नदियाँ अनुवर्ती हैं, पूर्ववर्ती हैं। चलो इसको बता ही देता हूँ, एक सेकंड। ये पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई टोपोग्राफी है, यहाँ पे कोई भी जगह है, अब यहाँ पे नदी पहले से फ्लो कर रही है बट यहाँ पे पर्वत नहीं था, अभी यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय हो गया ना, यहाँ पे पर्वत हो गया, फिर भी ये रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, मतलब इस हिमालय के बनने से पहले ये रिवर थी वहाँ पे। ठीक है, और वो फ्लो कर रही थी, तो इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। ये बिगेस्ट डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये छोटे डेल्टा बनाते हैं बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में। ये मार्ग परिवर्तन गोखुर झील बनाती हैं, ये सीधी गमन करती हैं। फ्लड अधिक, देखो अब इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, बस इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा। ठीक है, कि ये गंगा हो गया ना, गंगा रिवर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो हिमालय वाली रिवर होंगी वो उनमें साल भर पानी होगा। ठीक है, ये क्या है, अपने इनिशियल फेज़ में है, मीन्स जो इनका फर्स्ट फेज़ है लाइफ का उसमें है। ठीक है, और ये क्या करेंगी कि कटाव करके बहुत ज़्यादा लाती हैं, क्योंकि अपने फर्स्ट फेज़ में और हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, सो इनमें क्या होगा कि डिपोजिशन ज़्यादा होगा, किसका, बहुत सारे, मतलब ये क्या करेंगे, बहुत सारा डिपोजिशन करेंगे, क्योंकि कटिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं ये, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जमाव भी बहुत सारा होगा। और ये जो साउथ वाले यहाँ पे रेनी कम होता है, ये कम कटाव करेंगे। ठीक है, इनमें पानी की कमी होगी, ये सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, ये लेक्चर ही होते हैं 1, 2, 3 घंटे के, लेकिन अभी ये रिवीजन पर्पज से बनाए जा रहे हैं। सो मतलब थोड़ा सा डिटेल में बात करना मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, और शायद आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो एक बार आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बार पहले इन रिवर को देखो। ठीक है, कि देखो ये घाघरा रिवर है, ठीक है, फ्लो हो रही है। एक सेकंड मैं ये कलर चेंज करता हूँ। ये गंडक रिवर है, ठीक है, ये बूढ़ी गंडक है, और ये बागमती रिवर है, कमला रिवर, कोशी रिवर, महानंदा। ठीक है, ये तो नॉर्थ बिहार की हैं। वो ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी रिवर नॉर्थ बिहार की है, और उसमें से 1-2 रिवर साउथ बिहार की डाल देते हैं। ठीक है,
तो साउथ बिहार में जो है, साउथ बिहार में ये कर्मनाशा हो गई, कौन सी रिवर, कर्मनाशा हो गई, सोन हो गई, ठीक है, पुनपुन जो आगे जाके फाल्गु से मिल जाती है, और फाल्गु रिवर जो है वो निरंजना और मोहाना रिवर करके होती है, ये क्योल रिवर है, और यहाँ पे एक अजय रिवर है, ठीक है। ये सारा मिलके एक गंगा के ट्रिब्यूटरी का सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल देखें क्या। अब हम देखते हैं कि जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो डिटेलिंग नहीं करनी। ये उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी जो लंबाई है 25 ऐसे याद रख सकते हो, 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर। इसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445, ठीक है, कितना, 445, 445। ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी ये वाली ना, ये बिहार में फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इंटर करती है इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, बिहार में, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो बेसिकली क्या होता है ना कि इंडिया के बारे में ही हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, सो वही चीज़ें माइंड में बैठी रहती हैं। हम सोचते कुछ भी हैं बट मुँह से निकलता वही है ना। तो यहाँ पे चूँकि मैप भी आपकी ईज़ के लिए मुझे इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब देखो गंगा नदी बिहार में बक्सर ज़िले में, कहाँ, बक्सर ज़िले में इंटर करती है, और कहाँ पे, चौसा के समीप। ये आपसे पूछा जा सकता है किस ज़िले में, बक्सर में चौसा के समीप इंटर करती है, और कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहाँ पे, कटिहार और भागलपुर, ठीक है। वो वाला मैप कहाँ चला गया, एक सेकेंड, अच्छा इसको मैंने किया तो था, एक सेकेंड रुकना आप, कटिहार और भागलपुर, क्योंकि आप यहीं पे अगर देखते चलोगे तो, अच्छा ये तो नहीं है, जस्ट वन, चलो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से इंटर करती है। ये जो बक्सर है ना, बक्सर में चौसा से गंगा इंटर करती है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे, भागलपुर और कटिहार के बीच सीमा बनाते हुए वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे, पटना में है। इसकी सहायक नदी अभी पता चल जाएगा, अभी तो मैंने बताया था, घाघरा, गंडक, बुढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, महानंदा, अजय, ठीक है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी बोलते हैं, ठीक है। यह अंततः क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब ये जो घाघरा रिवर है, घाघरा को दिखाते हैं एक बार, कहाँ है ये ना, ये आपको दिख रहा है घाघरा रिवर, ठीक है। इसके बारे में, ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। देखो एक तो ये एंट्री कहाँ से करती है, सिवान में इंटर करती है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से, बिहार में इंटर कहाँ करती है, सिवान में, ठीक है। और ये यूपी एंड बिहार के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, और सारण में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका घाघरा का सरयू नाम है, ठीक है, यूपी में मैदानी भाग में, गोगरा, करनाली, ठीक है। अभी करंट अफेयर में भी था कि हमारा जो ट्रीटी हुआ था नेपाल के साथ में, क्योंकि हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करनाली प्रोजेक्ट करके। इसकी सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती। इनको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक बार मैं बताता हूँ आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो ये है कि ये इंटर कहाँ करती है, ठीक है, ठीक है, और ये इससे मिलती कहाँ है, तो जो सिवान है वहाँ पे इंटर करती है, ठीक है। सारण में गंगा नदी से मिल जाती है, यूपी और बिहार के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, बस, ठीक है। यही 2-3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे इसको देखना चाहो तो ये मानसरोवर लेक से निकलती है, बस इतना फैक्ट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट गंडक रिवर पे। गंडक रिवर जो है इसको गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भाग में सप्तगंडकी, शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा, नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा की मुख्य शाखा धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा श्रेणियों मीन्स सीरीज को पार करते समय गॉर्ज बनाती है, ठीक है। और बिहार में भैंसा लोटन जो कि पश्चिमी चंपारण में है में प्रवेश करती है। मतलब गंडक रिवर कहाँ इंटर करती है बिहार में, पश्चिमी चंपारण में, कौन से प्लेस पे, भैंसा लोटन पे। यह यूपी और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली, बुगल गंडक, ठीक है। इनमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि ये कहाँ पे इंटर करती है, ठीक है।
देखो दिखाता हूँ। ये जो गंडक रिवर है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण भैंसा लोटन लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करती है 45 किलोमीटर, क्या करती है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और शालिग्राम करके इसे इसका नाम भी है, सो वहाँ से ये हो जाता है। अब गंडक के बाद हम देखते हैं जो बूढ़ी गंडक रिवर है ये कहाँ से निकलती है। ये सोमेश्वर, जो कि कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे, ये बात याद रखनी है। ये जो पूर्वी गंडक है ये कहाँ से, सोमेश्वर माउंटेन से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ, खगड़िया जिला ना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका जो अनदर नेम है शिकरहना करके, या शिकरहना जो भी हो। इसकी सहायक नदी मशान, बालोद, तिऊर, धनौती, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। बस ये कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर माउंटेन से, ठीक है। और ये कहाँ पे मिल जाती है गंगा के साथ में, कौन सा ज़िला है वो याद रखना है, ठीक है। बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको सारा नहीं याद रखना है, क्योंकि सारा आप वहाँ पे कैरी भी नहीं कर सकते उस एग्ज़ाम में वहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए आपके लिहाज से यही अच्छा है कि कम फैक्ट याद करें जो आपके साथ चले जाएँ और वहाँ पर आप क्वेश्चन सही करने की कंडीशन में हों, ठीक है। अब इसके बाद आती है जो बागमती रिवर है। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत जो सीरीज़ है से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बागमती कहाँ पे, सीतामढ़ी जो रिवर है, सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बागमती इंटर करती है। पहले यह किससे मिलती थी, बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलती है, ठीक है। और जो कमला नदी किससे मिलती है, कोसी रिवर से। देखो ये क्या कह रहा है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बागमती रिवर है, ठीक है, ये इंटर कहाँ पे करती है, ये देखो ये इंटर कहाँ पे करती है, किस ज़िले में, ठीक है। तो ये सीतामढ़ी ज़िले में क्या करती है, इंटर करती है। पहले ये बूढ़ी गंडक से मिलती थी, ठीक है। अब किससे मिलती है, अब कमला से मिलती है। ये जो कमला रिवर है ना, इससे मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद कमला रिवर किस में मिल जाती है, कोसी में। और किस ज़िले में, ठीक है। तो ये बताओ मुझे किस ज़िले में मिल जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। जो बागमती रिवर है उसकी जो सहायक नदी है लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवरा, विष्णुपति। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू है एवं पशुपतिनाथ मंदिर है। किस नदी पे, बागमती नदी पे, ठीक है। ये कहाँ इंटर करती है, बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सीतामढ़ी में, ठीक है। ये कमला से मिल जाती है, जो कि किससे मिल जाती है, कोसी से, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कोसी रिवर पे। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से, कहाँ से निकलती है, गोसाई स्थान से, नेपाल के उत्तर पूर्व में, ठीक है। किस स्थान से, गोसाई स्थान से। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। लो अब ये भी याद रखना है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ पे इंटर करती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, सुपौल में। और कहाँ पे गंगा से मिल जाती है, वो है कुर्सेला। कोसी, कुर्सेला, सुपौल, कुर्सेला, सुपौल में ला एल जो है वो लास्ट में, कुर्सेला में एल लास्ट में है। कैसे भी करके बस याद रखो यार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। जो कोसी नदी अपने मार्ग में चेंजेस करने के कारण एवं फ्लड के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोह, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, शून कोसी। देखो कोसी जिसमें लगा है वो इसी की सहायक नदी होगी, ठीक है। अरुण, तमोह, लिखू, इंद्रावती, ये याद रख लो। अब ये महानंदा जो रिवर है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। पहली बात तो ये निकलती कहाँ से है, ये बात याद रखो। अगर नहीं याद रख सकते तो एग्ज़ाम में गलत करोगे और फिर से तैयारी करोगे, इसलिए अभी से इसको याद रखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर से हम इसको करते हैं। तो ये महानंदा रिवर है, ये निकलती कहाँ से है, दार्जिलिंग से, ठीक है, महानंदा।
महानंदा एक्सप्रेस वे नहीं, महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन तो सुनी होगी ना, तो दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक है, और ये किशनगंज से इंटर मारती है, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्व में है, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न रिवर ऑफ बिहार कौन सी है? महानंदा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ये बता दो। पैनो, नागा, बालासोर, मीची, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। अब जो कर्मनाशा रिवर है, आप आ जाओ साउथ बिहार में, कहाँ पे आ गए? कर्मनाशा, यहाँ पे इतना तो हो गया ना, घाघरा, गंडक, बुगड़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब हम आ गए कर्मनाशा पे, ठीक है। कर्मनाशा जो रिवर है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? विंध्यन पर्वत से। ये हैं, ठीक है, कहाँ से? विंध्यन पर्वत से होती है, या बिहार एवं यूपी की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? चौसा में। कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर में एक नदी और मिलती है गंगा से, आप वो बता दो प्यार से। अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर से रिवाइज करो, या ये जो बुकलेट है मार्केट से परचेज़ करो और फिर से रिवाइज करो, ठीक है। ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। ये कर्मनाशा सबसे पश्चिमी हो गई, महानंदा सबसे पूर्वी हो गई, ठीक है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ओ नो, कौन सी नदी? अपवित्र नदी कहा जाता है। किसको? कर्मनाशा नदी को। और ये क्या होता है कि ये मिलती कहाँ से? गंगा से, चौसा, ठीक है, जो कि बक्सर में है। अब हम बात कर लेते हैं किस नदी की? सोन नदी की। सोन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक, देखो अमरकंटक वाला रीज़न है, यहाँ से नर्मदा निकल जाती है, यहाँ से महानंदा, ये सोन रिवर निकल जाती है, ठीक है, एक ही जगह से। मैकाल श्रेणी से निकलती है, या रोहतास बिहार एवं गढ़वा ज़िले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। रोहतास एवं भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए, रोहतास एवं भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? मनेर दानापुर में गंगा नदी से। कौन रिवर? सोन रिवर, ठीक है। अब हम आते हैं कि यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी जो दक्षिणी सहायक नदी है, कौन सी? यही सोन नदी, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसकी जो मोस्ट सदर्न में है ना, वो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे भारी। अब उसके बाद कौन सी नदी बचती है? कौन सी है? तो वो है सोन नदी, जो गंगा का ट्रिब्यूटरी है सेकंड नंबर। लेकिन वो कह रहा है सदर्न रीजन में, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत भूलना, ये भूल गए तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी हैं वो रिहंद हैं, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। कौन कौन सी? रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। सोन नदी पे कौन से बांध बने हैं? डेहरी बांध बना है, जो कि रोहतास में बना है। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में बना है। बाण सागर बांध जो बना है वो एमपी में बना है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। मैंने अभी आपसे पहले ज्योग्राफी में कहा हुआ था कि जो सदर्न बिहार का रीजन है वो क्या है? वो जो रीजन है शुष्क है, मीन्स ड्राई है। तो अगर वहाँ पे रेन नहीं होता, मीन्स वर्षा नहीं होती, और अगर नहर का डेवलपमेंट नहीं होता तो शायद धान की खेती संभव नहीं होती। लेकिन यहाँ पे नहर का डेवलपमेंट हो गया है, इसलिए ये चावल वाला रीजन हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, जिसका नाम है पुनपुन रिवर। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटे नागपुर पठार से निकलती है। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? फतुहा में, ठीक है। और ये जो इसके पहले जो रिवर थी वो कहाँ मिल रही थी गंगा से? ये बता दो। मनेर, दानापुर। देखो ये तो मिलेंगी मैडम मनेर, दानापुर में। ये कहाँ मिलेंगी? मनेर, दानापुर। और ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी फतुहा में, ठीक है। इसके प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? मोरहर, माधव, दरधा, ठीक है। यह साउथ बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं फल्गु रिवर। यह हजारीबाग के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली लीलाजान, जिसे निरंजना रिवर बोलते हैं, और मोहाना नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। कौन सी रिवर? फल्गु रिवर जो है वो लीलाजान और मोहाना रिवर के मिलने से बनती है। कौन सी? फाल्गु। और अंततः क्या है कि गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है, पुनपुन, ठीक है। तो फाल्गु रिवर
किस में मिलती है जाके? पुनपुन में। और पुनपुन कहाँ जाके मिलती है? गंगा में, फतुहा में। ठीक है। गया में फल्गु नदी के पास कौन सा मंदिर है? विष्णु पद मंदिर है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पे भारत का सबसे बिगेस्ट रबर डैम गया जी डैम बन रहा है। ठीक है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बिहार में नदियों के किनारे कौन से शहर हैं? बस वैसे ही देख लेना मोटा मोटा। पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा के, बक्सा गंगा नदी के किनारे, छपरा, आरा, छपरा। ठीक है, ये घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक के किनारे। ठीक है, हाजीपुर यहाँ पे ना गंडक के किनारे आया से। जो सोनपुर है वो गंडक नदी के किनारे। सोनपुर कहाँ पे? गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती नदी के किनारे। ठीक है, दरभंगा कहाँ पे? बागमती नदी, गया फाल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिहार का रिवर घाटी है परियोजना है, मीन्स बिहार में 3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है कि फ्लड कंट्रोल में मदद मिलती है, इरिगेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, टूरिज़्म में, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सोन, अब सोन रिवर याद आ रहा है कहाँ पे? नहीं याद आ रहा भाई, याद करो, ऐसे काम कैसे चलेगा। ठीक है, ये है सोन। हम इसकी बात करने वाले हैं, किस रिवर की? इस रिवर की बात करने वाले हैं। ठीक है, किस रिवर की? सोन रिवर की। कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आगे यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप भूलोगे। तो जो सोन प्रोजेक्ट्स है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1874। इसको याद कैसे रखोगे भाई? ये भी तो है, बस केवल देखना ही थोड़े ना है, याद भी तो रखना है। पहले ये कहाँ पे है? डेहरी रोहतास में। सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स 1874। आपको ये याद होगा कांग्रेस इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो 1875, 10 माइनस करोगे 1875, उसके पास पहुंच जाओगे 1874। इतना पहुंच गए तब तो फिर तब दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है ना कि जब 1885 पे भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। यह जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की जो फर्स्ट नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? सोन है। कब हुई? 1874 में। कहाँ? डेहरी रोहतास में। ठीक है, डेहरी में बरून के पास सोन नदी पे बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, कहाँ? बरून के पास में। देखो, किसी भी चीज़ में लगभग 4 से 5 से 6 फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, और सब तो बस आगे पीछे के लगे होते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पूर्वी सोन, अगर ये सोन गई है तो ये पूर्वी सोन होगी। पश्चिमी सोन कैनाल। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है। किसकी? पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। ठीक है, क्या इसको दिखाएं क्या किस सिंचाई होती है? अच्छा, ये तो ये वाला मैप नहीं है। चलो फिर एक बार ध्यान से सुन लो और इमेजिन करने की कोशिश करो। ठीक है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना सिंचाई होती है पूर्वी से, पश्चिमी से। रोहतास होता है, कैमूर होता है, बक्सर होता है, भोजपुर होता है। ठीक है, सोन नहर पे 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट एवं बारून जल विद्युत केंद्र। ठीक है, ये याद रख लो, डेहरी, बारून। किस रिवर पे? सोन पे। 2 कैनाल पूर्वी पश्चिमी। कब? 1874 में। कहाँ? डेहरी रोहतास में। ये फर्स्ट बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सा? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। याद है या वो भी मिस कर गए? चलो दिखाई देता हूँ भाई, ये हैं, ये गंडक नदी। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने सोन के बारे में बात कर ली 1874। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम गंडक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गंडक के बारे में। अब आप मुझे ये बता दो कि गंडक रिवर इंटर कहाँ करती है? बिहार में। किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, गंडक परियोजना भारत और नेपाल की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, मतलब संयुक्त परियोजना है। किसकी? नेपाल और बिहार की।
इसका लाभ बिहार, यूपी और नेपाल। तो इसका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो किस किस को मिलता है? बिहार को भी मिलता है, नेपाल को भी मिलता है, यूपी को भी मिलता है। बट ये प्रोजेक्ट किसका है? बिहार और नेपाल का। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इसका जो परियोजना का कार्य 1960 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पे बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। कहाँ पे? भैंसा लोटन पे। देखो, समझौता कब हुआ? 1959। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको सीधा 1960 याद रखो। ठीक है, उसमें से -1 करना, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? 1885 -10 कर रहे थे, तो 1875 पे आ रहे थे, फिर भी -1 कर रहे थे, तो -1 वहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी। ठीक है, तो 1859 में क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, मीन्स समझौता होता है। 1860 में क्या होता है? प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होता है। जो भैंसा लोटन के पास क्या बना है? एक बांध का निर्माण कर जलाशय, मीन्स वाटर स्टोर जहाँ पे किया जाएगा। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर के पास, ये याद रखना है। त्रिवेणी संगम के पास ये क्या है? निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर क्या कैनाल निकाली गई हैं? पूर्वी गंडक, पश्चिमी गंडक। ठीक है, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। अब जैसे ये मान लो ना, ये गंडक है, बार बार मैप में क्या ही दिखाऊँ ना। अच्छा चलो दिखाई दे, नहीं रहने दो, नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, ओ अच्छा, लेकिन हाँ ये बना देता हूँ, डोंट वरी। तो ये गंडक है। ठीक है, अब ये पूर्वी नहर होगी, बेसिक सी बात है। तो पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत में, त्रिवेणी में, दोन में। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। कौन कौन सा? तिरहुत, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन। कहाँ से? गंडक से। ठीक है, जो पूर्वी कैनाल है, जो इससे निकलती है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन। और तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि की सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर, पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से यूपी में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। मतलब ये कह रहे हैं जनाब कि एक ईस्टर्न कैनाल निकलती है, एक वेस्टर्न। वेस्टर्न से नेपाल में भी मदद मिलती है इरिगेशन में। ठीक है, सिंचाई में यूपी में मिलती है। ठीक है, और बिहार के सिवान और सारण में। जबकि जो पूर्वी वाला है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, पूर्वी नहर 3 में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कोशी बहुउद्देशीय परियोजना की। कोशी परियोजना भारत एवं नेपाल की ज्वाइंट, भारत एवं नेपाल का क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स है। इस परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1953। अब देखो, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? 1954 में। यहाँ ध्यान से सुन लो, इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई। कब? परियोजना की स्थापना कब हुई? 1953 में। यह परियोजना लागू कब हुई? 1954 में। कंप्लीट रूप से 1965 में तैयार हुई। कोशी पे निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पूर्वी कोशी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोशी नहर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या याद रखा था? 1859, कौन सी? सोन ना। और यहाँ पे 1959 एंड 56, 59 एंड 60। ठीक है, अब ये देखो 1953, 54, 1965। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेना, वरना बाद में तो भूल ही जाओगे ना। या तो फिर वीडियो एक बार फिर फास्ट 2x में करके देख लेना अगर पॉसिबल हो तो। हनुमान नगर बांध कहाँ पे है? ठीक है, किस नदी पे है? ये कोशी नदी पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है। तो वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। जब नदी की ढाल में अकस्मात मीन्स सडन चेंज आता है और नदी तीव्र वेग से क्या होता है? माउंटेन से नीचे आने लगती है, तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं वाटरफॉल, बट इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है,
जो अब हम वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, तो जो ककोलत वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? नवादा। नवादा में ककोलत वाटरफॉल है, ठीक है। दुर्गावती कहाँ पे है? रोहतास में है, ये है रोहतास। तो यहाँ पे कौन सा है? दुर्गावती। नवादा में कौन सा है? ककोलत। कर्मनाशा किस में है? बक्सर, ठीक है। बक्सर वाटरफॉल कहाँ है? बक्सर। कर्मनाशा बक्सर में है। धुआं कुंड, मंझर कुंड, ठीक है। धुआं कुंड और मंझर कुंड और दुर्गावती। धुआं कुंड, मंझर कुंड, ठीक है। धुआं कुंड, मंझर कुंड, ठीक है, और दुर्गावती, ये कहाँ पे है? रोहतास में है, सासाराम, ठीक है। और जियार कुंड कहाँ पे है? भोजपुर। भोजपुर कहाँ है भाई? भोजपुर ये है ना, यहाँ पे जियार कुंड है। कौन सा? जियार कुंड होगा ना यहाँ पे। और बक्सर में कर्मनाशा होगा, ठीक है। यहाँ पे सासाराम में दुर्गावती होगा, नवादा में ककोलत होगा, ठीक है। और जो मंझर कुंड है ये भी सासाराम में है। धुआं कुंड, मंझर कुंड कहाँ पे? सासाराम, रोहतास में। जियार कुंड भोजपुर। तेलहर, तेलहर कहाँ है? कैमूर में। तेलहर कैमूर में तेलहर है, ठीक है। कहाँ पे? ये है कैमूर। तेलहर यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जो बिहार की प्रमुख लेक हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो जो बहुत ही फेमस है वो तो पता ही होंगी, ठीक है। और जो नहीं पता उनको हम बताते हैं, और जो पता है उनको भी बताते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो ये आपके लिए बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी। बट अगर आप सेकंड टाइम हैं, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो कंवर लेक है वो कहाँ पे है? बेगूसराय में है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात और बताना, ये वेटलैंड है कि नहीं है, ठीक है। गोगाबिला या घोघा झील कहाँ है? कटिहार। कहाँ है भाई? कटिहार। कटिहार ये है गोगाबिला, एवं जिसे बोलते हैं घोघा झील भी बोलते हैं, कहाँ पे? कटिहार है। और बेगूसराय कहाँ है? यहाँ पे कंवर लेक, सॉरी बेगूसराय, कोई नहीं मैं जूम कर देता हूँ। बेगूसराय ये है, यहाँ पे कंवर लेक है। कटिहार में कौन सा है? घोघा बिल, ठीक है, या गोगा बिल, घोघा जिसे बोलते हैं। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में है, ये दरभंगा है, ठीक है। दरभंगा में कौन सा लेक है? कुशेश्वर। और ये है कौन सा? अनुपम लेक। अनुपम लेक कहाँ है? कैमूर में। अनुपम लेक कैमूर में। शिमरी लेक कहाँ है? सहरसा में। अनुपम लेक कैमूर में, शिमरी लेक कहाँ पे? सहरसा में है। जगतपुर कहाँ है? भागलपुर। ये देखो कहाँ है? भागलपुर में। कौन सी लेक? भागलपुर में, बताओ। जगतपुर। मोती झील मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण। मोतिहारी कहाँ है? ये है मोतिहारी। तो यहाँ पे कौन सी लेक होगी? मोती लेक होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सरैयामन बेतिया, पश्चिमी चंपारण। अच्छा, सरैयामन पश्चिमी चंपारण में, ये बेतिया है। तो यहाँ पे कौन सा? सरैयामन लेक है, ठीक है। और यहाँ पे मोती लेक है, ठीक है। और यहाँ पे दरभंगा में कौन सा अभी बताया था? बताओ, नहीं याद आ रहा है? दरभंगा में बताया था मैंने कुशेश्वर झील। अब पिपरामन कहाँ है? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में दो हो गया ना, सरैयामन हो गया और पिपरामन हो गया। सरैयामन और पिपरामन कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। मोती लेक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। शिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। और उसके बाद कौन सा? ठीक है, कुशेश्वर दरभंगा में। गोगाबिला घोघा झील कटिहार में। कंवर झील बेगूसराय में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं बिहार के प्रमुख नहर। तो ये तो बेसिकली हो ही गया था, बट कोई नहीं, इसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। जो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, मैंने बताया था ना, गंडक का जो ईस्टर्न वाला कैनाल है, ठीक है। गंडक, ये तीनों कहाँ के हैं? तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, ठीक है। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, ये तो कोसी की होंगी, ऑब्वियस सी बात है। राजपुर, पूर्वी सोन कैनाल, सोन की है। पश्चिमी सोन कैनाल, ये भी। अब कोसी से राजपुर कैनाल एक निकलती है, ये याद रखना, ये डिफरेंट है। राजपुर कैनाल किससे? कोसी से, ठीक है। अब उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं? जो गर्म जलकुंड है,
कन्फ्यूजिंग तो है, यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछ लें तो पूछ ही लेंगे। राजगीर में ब्रह्मा कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा? ब्रह्मा कुंड। ब्रह्मा कुंड कैसे याद रखोगे इसको? मतलब मैं जहाँ से हूँ उसको जैसे गर्म को बोलते हैं हमारे यहाँ बरना ना, मतलब बरना को जलना बोलते हैं, तो उससे ब्रह्म कुंड से तो मेरा तो लिंक बन जाएगा। अगर आपका भी बन रहा है तो ठीक है। सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ठीक है, ये राजगीर में लोकेटेड है। और जो मुंगेर है, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर, सीता, ऋषि, भीम, भरारी, जन्म कुंड, श्रृंगार कुंड, पंचतर कुंड। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, ये सारे भक्ति वाले हैं, मतलब रामायण वाले जो है ना उससे रिलेटेड है। मुंगेर मार देना आँख मूंद के। अग्निकुंड, गया डिफरेंट याद कर लेना क्योंकि गया में एक ही है ना, ये वाला जो है अग्निकुंड, इसको याद कर लेना। इसके अलावा कुछ है रामायण जैसा तो उसमें मुंगेर मार देना, नहीं तो राजगीर। उसके अलावा जो ऑप्शन हो उसको क्या करना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है कि बिहार की सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो बिहार के ऊपरी सतह पर फैले मोटे मध्यम बारीक कार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिश्रित खंडों को सॉइल कहते हैं। ये तो सबको भी पता होता है। कैसे? फॉर्मेशन में टोपोग्राफी, रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इसकी मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बिहार एक क्या है, प्लेन रीजन है जहाँ पे 90% क्षेत्र में एलुवियल जिससे जलोढ़, अपोर एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से डिवाइड करते हैं। उत्तर बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी भी बोलते हैं, और नवीन जिसे खादर भी बोलते हैं। और साउथ बिहार में टाल, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मीन्स पुरानी एल्यूवियल जिसे करैल और केवाल मिट्टी भी बोलते हैं। लाल पीली जिसे बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी? लाल पीली को बलथर मिट्टी भी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को करैल और केवाल बोलते हैं, कगारी या टाल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जब हम नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था पर्वत पादीय सॉइल। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो माउंटेन है ना उसका कहीं ना कहीं तो बेस होगा ना, तो यहाँ पे उसके बेस पे जो सॉइल डेवलप होगी ना उसे पर्वत पादीय सॉइल बोलते हैं। चूँकि क्या है, नॉर्थ में एक्सटेंशन है ना हिमालय का, ठीक है, तो उसके बेस पे जो सॉइल बनेगी वो पर्वत पादीय होगी, ठीक है। यहाँ पे उसके फीचर्स देख लेते हैं। और जो ये उत्तर बिहार की जो सॉइल का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा उसकी सहायक नदियों से होता है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो पर्वत पादीय सॉइल है यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में ह्यूमिडिटी अधिक होगी, ठीक है। यह अधिक उपजाऊ होती है और धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो रीज़न है कौन सा, ये चेंज करते हैं। ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे पर्वत पादीय सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोमेश्वर रीजन है, ठीक है, इसी के आसपास पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो रेन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो शुगर केन प्लस राइस ना, इनका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होता है। किस रीजन में? वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के आसपास वाले रीजन में। यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाएगी? पर्वत पादीय सॉइल पाई जाएगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम तराई। तराई मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पे दलदल भूमि का भी विकास होता है। इस मिट्टी हल्के भूरे पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है, ठीक है। अब देखो ये क्या बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर्वत पादीय सॉइल हो गई। अब ये कह रहा है जो तराई सॉइल है ये इसका कहाँ से विस्तार है? पश्चिमी चंपारण से। यहाँ से एक्सटेंशन होकर ऐसे किशनगंज तक है। ये 7 किलोमीटर का बेल्ट हो जाता है, 6 से 7 किलोमीटर का एक बेल्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा? तराई रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, कई जगह पे दलदली भूमि। एक्चुअल में क्या होता है मैं इसको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। मान लो ये माउंटेन रीजन है, ठीक है, तो यहाँ से जब रिवर क्या करती है,
बहुत सारा कट डाउन करती है, ठीक है, अपरदन करती है जिससे, तो वो बहुत सारे अवशेष लेके आती है। तो यहाँ पे भारी भारी जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, बोल्डर वोल्डर टाइप, ठीक है, बोल्डर जो होते हैं, स्टोन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर जिसे बोलते हैं ना विलुप्त हो जाना, मतलब खो जाती है, ठीक है, फिर एक जगह पे निकलती है जाके, तो वहाँ पे तराई रीजन का विकास होता है। इसकी वजह से वहाँ पे दलदली एरिया बनता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे वही है कि उसके सारे फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है, यह हल्के भूरे और पीले रंग की होती है। धान, पटसन, गन्ने, ठीक है, आपको पता है कि धान के लिए क्या चाहिए, आपको ज़्यादा पानी चाहिए। पटसन, ठीक है, जिस शायद जूट बोलते हैं, उसके लिए भी पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। गन्ना, तो इस वाले बेल्ट में धान, पटसन एवं गन्ना, और यहाँ पे गन्ना एवं जो वो बोला था मैंने, उसका उत्पादन होता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी सॉइल आ गई, पुरानी एल्यूवियल सॉइल, मीन्स पुरानी एल्यूवियल सॉइल, जिससे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, जिसको बांगर भी बोलते हैं, ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ फ्लड का पानी प्रत्येक साल नहीं पहुँचता, मतलब जहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है, वहाँ पे जो होता है वहाँ पे नवीन जलोढ़ का विकास होता है, जिसे खादर बोलते हैं। बट जहाँ पे कभी फ्लड आया 2, 3, 4, 5 साल में वहाँ पे पहुँचा, और हर साल वहाँ पे फ्लड का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी सॉइल का विकास होगा, पुरानी जलोढ़ एवं बांगर मिट्टी का विकास होता है। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, दोआ, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है, सहरसा में होता है, ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मतलब ये वाले बेल्ट की बात कर रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, पुरानी जलोढ़ का विकास होता है, जिससे क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो इस जो ये सॉइल है, इसमें चूना एवं पोटाश की अधिकता होती है, ठीक है, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मीन्स क्षारीय होता है, ठीक है, बेसिक, जैसे एसिडिक एंड बेसिक नेचर होता है ना, तो उसमें ये बेसिक नेचर होता है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाया जाता है। कहाँ पे, धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना, ठीक है, ये वाला। अब नवीन एल्यूवियल मीन्स जो खादर है, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादा मिट्टी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानदी की निचली घाटियों में होता है। जैसे आपने ये रिवर पढ़ा है ना, ये वाले रीजन, तो यहाँ पे जो अपर वाला है, यहाँ पे तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विकास होगा, लेकिन उसकी जो नीचे वाली घाटी है ना, ये वाला रीजन, ये जो पुराना रीजन है, इसमें क्या होगा कि नवीन एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस मिट्टी का रंग क्या होगा, गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका, सॉल्ट, सिल्ट एंड क्ले, ये एक डिवीज़न होता है सॉइल का, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका साइज़ क्या है, ठीक है, तो उसके बेस पे इसमें सैंड एवं क्ले ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक क्या होती है, फर्टाइल होती है, जिसमें अगर इरिगेशन सफिशिएंट हो तो धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साउथ बिहार की सॉइल। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में टाल सॉइल, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं डिटेल में, ठीक है। कौन सा, किस सॉइल के बारे में बात करेंगे, टाल बोलते हैं ना, TAAL होगा, मे बी यही तो होगा। ये कह रहे हैं, ये गंगा हो गया, ये साउथ बिहार, ये नॉर्थ बिहार। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा रीजन है, आप मुझे ये बताओ कौन सा रीजन है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। तो इसके बीच में जो सॉइल डेवलप होंगी यहाँ पे, ये सदर्न बिहार की सॉइल होंगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम जिस सॉइल की बात करने जा रहे हैं वो है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि की मिट्टी है। निम्न भूमि इससे मतलब क्या है, लो लैंड, ठीक है, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित, मतलब जल में डूबा हुआ होता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में होता है। बक्सर से भागलपुर, अब देख लो भाई, बक्सर कहाँ है, बक्सर ये है, भागलपुर ये है। देखो अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा मार्क करें, पता नहीं ये होगा कि नहीं, बक्सर से ये भागलपुर तक ऐसे ना, क्योंकि ये तो गंगा रिवर। अच्छा एक मिनट, इसको मिटा ही देते हैं ना, बस आपको समझाने के लिए मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ। अगर आपको समझ आ रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। ये गंगा रिवर हो गया,
अब ये जो टाल रिवर की बात कर रहा है, बक्सर से इसका विस्तार है कहाँ तक, ये ऐसे करके 6 से 8 किलोमीटर में इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, टाल सॉइल का। हाँ, तो गंगा के दक्षिणी तट पे बक्सर से भागलपुर तक, ठीक है, यह मिट्टी मोटे कर वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं और दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रबी एवं दलहन क्रॉप इस सॉइल में अच्छे से होती है। यहाँ पे ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि ये लो लैंड की भूमि है और ये वर्षा ऋतु में क्या होता है, जल में निमग्न होता है या सबमर्ज होता है, ठीक है, या डूबा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कगारी मिट्टी की, ठीक है। किसकी बात कर ली, टाल की बात कर ली, कगारी मिट्टी की अब बात करते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी कमज़ोर है। यह मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च है, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है कि गंगा नदी के सदन में सोन, फाल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। किसका, कगारी मिट्टी का। इसको ये जैसे सोन हो गया, ठीक है, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, क्यूल रिवर हो गया, अजय, तो इनके किनारों पे, ठीक है, इनके किनारों पे, इस वाले रीजन पे जिस सॉइल का विस्तार होगा वो कौन सी सॉइल है, वो कौन सी सॉइल है, वो है कगारी मिट्टी। कौन सी, कगारी मिट्टी। अब हम बात करते हैं पुरानी जलोढ़, जिसे बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल, जिसे करैल या केवाल मिट्टी बोलते हैं। कौन सी, करैल एवं केवाल। यह मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है, ठीक है। इसका भी विस्तार है ऐसे करके ना। इस मिट्टी को उर्वरा शक्ति अधिक है। इसमें जल सूखने की मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला, हल्का है, कोई मतलब नहीं है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली क्रॉप मक्का, धान, बाजरा, आलू, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इसका रीज़न याद कर लो, ठीक है। पुरानी एल्यूवियल सॉइल जो करैल एवं केवाल मिट्टी है, ठीक है। इसके बाद लाल, पीली, रेड, येलो, जिसे बलथर मिट्टी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम में कैमूर, ठीक है, ये पता है आपको कैमूर, ठीक है। कैमूर के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक, ये पूर्व में राजमहल हिल है यहाँ पे, 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर चौड़े पट्टी में इसका विकास हुआ है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, ठीक है, ऐसे करके, कौन सी सॉइल यहाँ पे डेवलप हुई है, लाल, पीली, इससे क्या बोलते हैं, बलथर। और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, करैल एवं केवाल मिट्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बलथर वाली सॉइल है, रेड येलो बलथर वाली जो सॉइल है, इसमें यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नेवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे, चलो देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं ना, जिससे आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। ये जमुई हो गया, ये वाला रीज़न, ठीक है। मुंगेर हो गया जहाँ पे खड़गपुर पहाड़ी है, बांका हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, औरंगाबाद, मीन्स यही वाला रीज़न है जहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। लाल, पीली, बलथर मिट्टी। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की क्या होती है, बहुलता होती है। इसकी फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है। लौह तत्व की, क्यों, किसकी, आयरन की अधिकता के कारण यह लाल रंग की हो जाती है और इसका जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कैमूर एवं रोहतास, कहाँ की बात कर रहे हैं, कैमूर एवं रोहतास की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड येलो करके, सॉरी, रेड बलुई, रेड सैंड, ठीक है। इस मिट्टी में बालू, लैटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा मीन्स मोटा अनाज पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो बिहार जो है एक मानसूनी रीजन में है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी, ठीक है, डेसिडुअस, जिसे पर्णपाती बोलते हैं, वन पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों की विशिष्टता के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, और एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है।
आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सो आप एक बात गेस करो कि मैंने आपसे बोला था कि सदर्न बिहार में किस रेंज में रेनफॉल पाया जाता है, ठीक है। अगर आप वो गेस कर पा रहे हो तो आप आइडिया कर पाओगे कि ये इस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा बिहार में। तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन मीन्स ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट किशनगंज, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर जो वन है तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि नगर है और किशनगंज, चलो इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये पश्चिमी चंपारण हो गया, इसका वाल्मीकि नगर ना, और ये किशनगंज हो गया। तो बिहार में ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कम एरिया में पाया जाता है और इस रीजन में पाया जाता होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे यूज़ कर लेते हैं ना, इससे शायद आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे है, तो एक सेकेंड, कहाँ पे हम लोग आगे निकल गए थे क्या, जस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें जो ड्राई डेसिडुअस ह्यूमिड, ठीक है, ह्यूमिड डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है इसमें साल के वृक्ष होते हैं, शेमल होता है, जामुन होता है, सागवान होता है आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि जो झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। जो शुष्क डेसिडुअस है, ड्राई डेसिडुअस है, पर्णपाती वन है, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 120 सेंटीमीटर से कम होता है ना। तो बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैमूर की पहाड़ी जो है, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि टाइप के, तो मतलब बेसिकली ये पूरे बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो रीज़न है इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिहार में बस 2 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कि बिहार में 1 नेशनल पार्क, ठीक है, और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। 1 नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मैप के थ्रू ही देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि मैप के थ्रू देखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं याद रखना। एक सेकेंड, मैप को मैं नोट कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। ओ, ये हो क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान मीन्स वाल्मीकि नगर ये नेशनल पार्क है। कहाँ पे लोकेशन है? पश्चिमी चंपारण बिहार का एक ये नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें बिहार के सबसे घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मीन्स वाल्मीकि नगर कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। ये एक ही नेशनल पार्क है जो बिहार में है और वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि नगर में, ठीक है। उसके बाद भीम बांध एवं अन्य जीव अभ्यारण्य, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ये कहाँ है? मुंगेर में, ठीक है। 681 वर्ग किलोमीटर में फैला, कोई मतलब नहीं है, बस आपसे लोकेशन पूछेंगे। और ये भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में, ठीक है। ये वाला रीज़न ना, मुंगेर में क्या है? भीम बांध, और यहाँ पे वाल्मीकि नगर, ठीक है। उसके बाद है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये गया में है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बेगूसराय में है, ये लेक भी है, कंवर लेक ना। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में है, देख लो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध पक्षी विहार है गया में है, ठीक है। और ये बेगूसराय रहा, ठीक है, जहाँ पे कौन सा है? कंवर झील। अब कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रोहतास में है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये याद रखना, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये जो कंवर लेक है ना, रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र वेटलैंड है। कौन सा? कंवर झील जो है, केवल यही एक वेटलैंड है जो बिहार में है, ठीक है। जबकि पूरे देश में अभी 75 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा अगर करंट कर रहे हैं तो। नागी बांधी पक्षी विहार और नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ हैं? जमुई में, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? नागी बांध सबसे छोटा है। और सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? कैमूर। तो अब इसको देख लेते हैं। नागी बांध
और नकटी बांध। ये रहा जमुई, ठीक है। जमुई में नागी, नकटी, और जो नागी है वो सबसे छोटा है। कैमूर कहाँ पे है? सासाराम में है या रोहतास में है, ठीक है। और ये सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे कंवर लेक है। और बेगूसराय में कौन सा था? सॉरी, बेगूसराय में था कंवर लेक ना, ठीक है। मुंगेर में तो भीम वाला था, भीम बांध करके था ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? नालंदा में। ये देख लो नालंदा कहाँ है? नालंदा ये है बिहार शरीफ, ठीक है, यहाँ पे है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बिहार का केवल एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में है, ठीक है। ये साइबेरियाई पक्षियों का क्या है? आश्रय स्थल है। कौन सा? कुशेश्वर स्थान, दरभंगा में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुशेश्वर और उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? तो उदयपुर इस रीजन में है ना, वेस्ट चंपारण में है। उदयपुर यहाँ पे है, ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और दरभंगा में कौन सा है बताओ? कुशेश्वर ना, कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? दरभंगा में, याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भागलपुर में है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका विस्तार है, मीन्स एक्सटेंशन है। बरैल सलीम अली पक्षी विहार, ये है वैशाली, बरैला है, सॉरी। तो बरैला और वैशाली लगभग मैच कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो, ये विक्रमशिला यहाँ पे है, ठीक है, मुंगेर से इसका एक्सटेंशन है। और ये जो वैशाली है, ठीक है, यहाँ पे बरैला है। कौन सा? बरैला। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये तो ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, जो कि 2021 की है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से अभी करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट पूछ सकते हैं आपसे। तो भारत में एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट पर 2 साल में निकाली जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा। कितने साल में? 2 साल में। सर्वप्रथम ये कब निकाली गई थी? 1987 में, ठीक है। 2021 में कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वीं, ठीक है। इसमें जो डेटा था वो रिसोर्स सेट 2 से डेटा जो मिला था उसी के बेस पे इसको निकाला गया है। किसके? रिसोर्स सेट, ठीक है, जो कि क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अब बिहार में हम बात कर लेते हैं। जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का जो वनावरण है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। देखो, इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, जैसे पिछली बार जो पूछा गया था बिहार से क्वेश्चन, उसमें बेसिकली वो परसेंट पे ही पूछ रहे थे, ठीक है। तो आपको इस बात को, क्योंकि आप ये वाला याद करोगे ना 7380, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, विश्वास मानिए। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो राज्य के कुल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 7.8%। सबसे पहले तो आपको 7 याद रखना है, 84 लास्ट में याद रखना है, ठीक है। तो 7.84% पे है। और जो अगर आपको ये भी याद करने का मन कर रहा तो कर सकते हैं। फिर इसमें बस मोटा मोटा ये याद रखिएगा 7380 वर्ग किलोमीटर में है क्या? फॉरेस्ट, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। और ये कितना परसेंट में है? 1.03%। तो लगभग 1% के आसपास मान सकते हो, ठीक है। अगर 1% आप इसको मान लोगे तो आप तब भी निकाल सकते हो। अगर 1% की वैल्यू 75 वर्ग किलोमीटर हो गई तो उसके बेस पे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो वनावरण है, ठीक है, और जो वृक्षावरण है, ठीक है। जो वनावरण है वो 7.84% है। ये डेटा आपको याद रखना, ये मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वृक्ष हैं, ठीक है, ये 2.48 हैं, टोटल 10.32 हैं, 10.32% है, ठीक है, टोटल 413 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद ज़िलों में जो वनावरण है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू किसके है? क्षेत्रफल के, अकॉर्डिंग टू एरिया के हैं।
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और हम एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में है क्या क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा, ठीक है। ये हो गया शेखपुरा, ठीक है। अरवल और जहानाबाद। अब देखो इसको मैप में दिखाते हैं, एक सेकेंड, मैप तो यहाँ पे भी मिल जाएगा मुझे, मुझे इसको कॉपी करने दो। ओ अच्छा नहीं हुआ, जस्ट 1 सेकेंड। देखो ये कह रहा है कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कहाँ है, कैमूर, ये फर्स्ट हो गया, ये पश्चिमी चंपारण। देखो आप ऐसे याद करोगे ना 1-2 बार तो विश्वास मानो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कंडीशन में रहोगे। अभी आपको ये चीज़ें शायद ना समझ आएँ, बट आप जब एग्ज़ाम में होगे सीरियसली ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, बहुत ही बेहतर, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने वाले, ठीक है। फर्स्ट पे कैमूर है, सेकंड पे वेस्ट चंपारण है, थर्ड पे सासाराम या रोहतास, जो भी आपको बोलना है बोल लो। आप 2 तो याद ही रखो। देखो एक अगर हम इसको ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप ऐसे भी याद रखो कि 1-2 बार ऐसे किया तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ है, यहाँ, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, अरवल है। थर्ड नंबर पे जहानाबाद है। देखो इसको ऐसे भी तो एक ये लाइनिंग बन रही है ना, अगर मान लो आपको ये ऑप्शन देता है तो आप यहाँ की तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना, तो एक लाइनिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो है शेखपुरा, सेकेंड नंबर पे अरवल है, थर्ड नंबर पे जहानाबाद है, ठीक है। अब हम इसी ऐसे ही फॉलो करेंगे आगे कि हम आगे वाली चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रतिशत, मतलब परसेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है। परसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कैमूर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, परसेंट, जमुई, नवादा। कैमूर कहाँ है, ठीक है, कैमूर ये हो गया। जमुई कहाँ है, ये हो गया। नवादा कहाँ है, ये हो गया। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये लाइन आपकी ऐसे ही जा रही है ना, ऐसे, तो ये तो पता है कि इधर से कोई ना कोई होंगे। जब आपके ऑप्शन आएंगे, अगर इधर का कोई ऑप्शन देगा तो आप उसको हटा के एलिमिनेट तो कर ही सकते हो ईजिली ना। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद जमुई है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, नवादा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू परसेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको अगर हम एक ऐसे लाइन बनाएं तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, देखना, इसको आँख मूंद के अपने ब्रेन में इसको कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। एक ऐसे लाइन बन सकती है जमुई, जमुई से नवादा, ऐसे करके, ठीक है। एक बार अगर आप अपने आप से बना लोगे तो फिर आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा यहाँ पे भी फर्स्ट है, कैमूर यहाँ पे भी, कैमूर यहाँ पे भी, मीन्स चारों में जो हैं वो फर्स्ट फिक्स हैं। तो शेखपुरा के बाद बक्सर और सिवान। शेखपुरा जो है यहाँ पे है ना, शेखपुरा कहाँ पे, शेखपुरा यहाँ है, बक्सर यहाँ है और सिवान यहाँ है, ठीक है। ये देखो ऐसे ना, तो सबसे कम यहाँ है अकॉर्डिंग टू परसेंट, फिर उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले ज़िले कौन से हैं। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई, बांका में, जमुई में, गया में। तो ये सारे सदर्न स्टेट हैं, ठीक है। बांका में, जमुई में और गया में, ये देखो ना, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, बांका, जमुई, गया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद है कि वनावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ, कैमूर में, सुपौल में, रोहतास में। कैमूर और सुपौल, फिर उसके बाद कौन सा है, रोहतास है। ये देखो यहाँ पे कैमूर, सुपौल कहाँ है, सुपौल यहाँ पे है। रोहतास कहाँ है, रोहतास ये रहा, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ऐसे भी एक बन सकता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, पहले तो ये बता दो, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है, ठीक है। जो टोटल टाइगर रिजर्व का एरिया है इसमें वाल्मीकि नगर में, उसका 85.7% क्या है, फॉरेस्ट है। बिहार में वृक्षावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। कितना, 2.48%।
8.6%। ये क्या था बताना मुझे, ठीक है। एरिया है बिहार का। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत परसेंट क्या है? अति सघन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। तो जो अति सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट जो है वो 4.5% पे है, और जो मध्यम सघन है वो 44 पे है, खुले वन 51 पे। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हैं वो, क्योंकि जो ओपन वन है वो ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। सेकंड पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है, 44 हैं, और अति सघन जो हैं वो 4.5 पे हैं, ठीक है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले हैं बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में है, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में है, खुले वन कैमूर में है, ठीक है। अब इसके बाद ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% से अधिक ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया, ठीक है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है, ठीक है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ये याद रखना, ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार बिहार में 31 है, और अभी जो नया सेंसस आया उसके अकॉर्डिंग मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 54 है, ठीक है। अब बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो बिहार में 38 ज़िले में 28 क्या है फ्लड से प्रभावित हैं, ठीक है। और इसमें बिहार का जो फ्लडेड एरिया है भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कितना है? 16.5 है, ठीक है। जो अत्यधिक फ्लड से प्रभावित क्षेत्र हैं वो 15 हैं। पूर्वी चंपारण, ये देख लेना, ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बिहार का लगभग 20% एरिया सूखे से प्रभावित है, ठीक है। सूखे से प्रभावित औरंगाबाद, ठीक है, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, मतलब ये सदर्न बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। भूकंप क्या है कि भूकंप 5th कैटेगरी या 5th जोन का है, ठीक है। उसमें किशनगंज है, किशनगंज कहाँ है? सहरसा, सुपौल, मधेपुर, अररिया, ठीक है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। मतलब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि ये जोन 5 जो है अर्थक्वेक का, ये लगभग नॉर्थ बिहार के जो नेपाल से सटे बॉर्डर हैं या उनके आसपास वाले जो हैं वो जोन 5 में आते हैं। जोन 4th में कौन आता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, ठीक है, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर, ठीक है, ये वाला। चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार, मैप कहाँ चला गया, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, ठीक है, मिल गया, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 4th कैटेगरी में है ये पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान, और ये सारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, सिवान, शिवहर, ये वाला रीजन क्या है? 4th कैटेगरी में। ये वाले जो रीजन है लगभग ये 5th कैटेगरी में है। जोन 3rd में साउथ वाले, ये वाले रीजन हो गए, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वैसे बेसिकली पूछा नहीं जाएगा, बट अगर वो पूछ ही लें तो आप बेहतर कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। और साइक्लोन तो पता ही है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी, तो जब साइक्लोन आएंगे तो कौन सा एरिया ज़्यादा प्रभावित होगा? क्योंकि साइक्लोन ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल से आते हैं, तो ये वाले जो रीजन है ये ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, बांका, भागलपुर, ये वाले रीजन ज़्यादा प्रभावित होंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क ये रिलेटेड है, किससे है? डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका कुछ खास है नहीं। तो भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क को क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार की हिस्ट्री पे। इसके बाद तो बिहार की इकोनॉमी है, बट हम चलते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है, क्योंकि जो सेगमेंट आपके लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी पे बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री